उत्तर प्रदेश ग्रुप के चीफ मास्टर की बात सुनकर सभी को थोड़ी राहत महसूस हुई। सभी के हिसाब से वो एकदम सही कह रहे थे। एक इंसान से पंगे लेना और पूरी भीड़ से पंगे लेने में जमीन और आसमान का फर्क था। शायद संदेश भाटी वो गलती नहीं करेगा, और नक्श का अशोका सम्राट एम्पायर के साथ रिश्ता ही क्या है। इस समय संदेश भाटी को सभी का साथ चाहिए या नक्श की अकड़। लेकिन एक और सवाल है, इस बार हम नक्श से वो पिल फॉर्मूला कैसे हथियाने वाले हैं? अचानक से किसी ने पूछा। उस आदमी का सवाल सुनकर सारे ग्रुप्स के चीफ मास्टर्स एकाएक चौंक गए थे। इसमें कोई शक नहीं कि उस शख्स ने सबसे फंडामेंटल और प्रैक्टिकल सवाल किया था। ठीक उसी समय फिर से धीमी आवाज में डिस्कशन का दौर शुरू हो गया था। नक्श की सास तो ऑब्वियसली हमारे किसी काम की नहीं है, उसे उठाकर कुछ नहीं होने वाला। ओ गॉड, उस औरत का नाम भी मत लो। कितनी मेहनत के साथ उस औरत को उठाया, इतने दिनों तक साथ रखा, लेकिन साला वो नक्श उस औरत को देखने तक नहीं आया। उसे फर्क तक नहीं पड़ा कि उसकी सास जिंदा भी है या मर गई। वो लड़का बहुत ही रूथलेस इंसान है। उसे अपनी बीवी के परिवार से शायद लगाव नहीं है, तभी तो वो अपनी सास को देखने तक नहीं आया। क्यों ना इस बार हम उसकी बीवी या उसके पेरेंट्स को उठाए, इससे बात बन सकती है। डिस्कशन सुनकर मध्य प्रदेश ग्रुप के चीफ मास्टर और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा। इस बार उन्हें जो कुछ भी करना था वो बहुत ही सोच समझ कर करना था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिशन को अंजाम कौन देगा। मध्य प्रदेश ग्रुप और उत्तर प्रदेश ग्रुप कई सालों से फेमस हैं। वो लोग मिलकर एक अटेम्प्ट कर चुके हैं, लेकिन हलाल गैंग के आने से उनकी नाकामी नजर नहीं आई। पर इस बार अगर उनसे ये मिशन नहीं हुआ तो पूरे गुड ग्रुप्स में उनकी बदनामी हो जाएगी। इतने सालों की इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। दूसरी तरफ समुद्र किनारे पर एक आइलैंड पर अभी जोनाथन पोरवाल के मन में शार्दुल को लेकर तरह तरह के ख्याल चल ही रहे थे कि तभी अचानक से जेम्स पोरवाल की एंट्री हुई। भैया, क्या बात है? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और शार्दुल से क्या गड़बड़ हो गई है? सब कुछ तो एकदम सही चल रहा है, क्या आप मुझे कुछ बताएंगे? जेम्स बहुत ही इम्पेशेंट नजर आया। जेम्स, पहले बैठो, हम बैठकर बात करते हैं। जोनाथन की बात सुनकर जेम्स बैठ तो गया था, लेकिन उसके मन में खलबली मची हुई थी। गहरी सांस लेते हुए जोनाथन ने कहा, जेम्स, मैं चाहता हूं कि तुम शार्दुल पर नजर रखो, उसके सारे एक्शंस को अच्छे से परखो, और अगर तुम्हें कुछ भी ऑड लगे तो सबसे पहले मुझे बताओ। जोनाथन ने सीधा मुद्दे की बात की। क्या भाई साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? शार्दुल पर नजर रखूं? शार्दुल तो अपना ही बच्चा है और इस मिशन को वो ही तो लीड कर रहा है। क्या आपको अपने ही बच्चे पर भरोसा नहीं है? एकाएक चौंकते हुए जेम्स ने कहा, इस मिशन को वो लीड कर रहा था, लेकिन अब मैं कर रहा हूं। और वो अपना बच्चा था, लेकिन अब नहीं है। उसके दिल और दिमाग में उस लड़की का फितूर चढ़ गया है, और ये फितूर बहुत ही बुरी चीज होती है। घर, परिवार, रिश्ते, नाते सब बर्बाद हो जाते हैं। अपनी दोनों भौहों को ऊपर उठाते हुए जोनाथन ने कहा, यह मिशन हमारे परिवार के लिए एक आखिरी उम्मीद है। हमें हमारे एंसेस्टर्स का बदला लेना है, और बदला कभी प्यार से नहीं लिया जाता, उसमें तकरार होना मांगता है। लेकिन वो लड़का तो अपने दिल में प्यार के दिए जलाकर घूम रहा है। जेम्स, मैं बता रहा हूं, वो लड़का हाथ से निकल गया है। ये बोलते हुए जोनाथन के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। भाई साहब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। शार्दुल, प्यार, लड़की, ये सब क्या है? और इस सब से मैं अब तक अनजान क्यों हूं? जेम्स की टोन एकाएक बदल गई थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल से बाहर आते ही नक्श ने अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच किया और अपने शरीर की अकड़न मिटाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे हर तरफ से खतरे का एहसास हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? अंदर ही अंदर नक्श बहुत पजल्ड था। हालांकि उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही थी और खतरे को पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से नक्श का फोन बजा। वो कॉल भैरव ओझा का था। ओझा जी, क्या बात है? आज आपने कैसे कॉल कर दिया? शांत अंदाज में नक्श ने कहा। बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। कैपिटल एम्पायर को पक्की खबर मिली है कि धारीवाल परिवार ने तुम्हारा खात्मा करने के लिए मौत के सौदागर से हाथ मिलाया है, और मौत के सौदागर ने अपने कई सारे अच्छे एलीट्स को मिशन पर भेज दिया है। वो लोग सूरत पहुंचते ही होंगे। ऑब्वियसली उनका मकसद तुम्हें मारना है। सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ भैरव ओझा ने कहा, आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं? भैरव ओझा का अंदाज देखकर नक्श स्टंड रह गया था। धारीवाल परिवार और मौत के सौदागर मिलकर काम कर रहे हैं, ये तो वाकई में एक अच्छा प्लान है। बच्चे, उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो। भले ही धारीवाल परिवार का बेटा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, लेकिन उसका परिवार बहुत ही खतरनाक है। तभी ब्लैक फाउंडेशन से उसके एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं।
भैरव ओझा ने तुरंत ही नक्श को एडवाइस देते हुए कहा, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। एकाएक नक्श के चेहरे पर स्ट्रेंज स्माइल आ गई थी। तुरंत ही नक्श ने अपना राइट हैंड ऊपर की ओर उठाया और मिडिल फिंगर बाहर निकालते हुए उस डायरेक्शन में लहराने लगा। ठीक उसी समय शॉपिंग मॉल के एंट्रेंस के बाहर, जो नक्श से लगभग 100 मीटर की दूरी पर था, वहां अचानक से बहुत सारे आदमी इकट्ठा हो गए थे। उनमें से 5 लोग धारीवाल परिवार के एकदम खास थे, जैसे मानो 5 जिस्म और एक जान। ये पांचों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते थे। भाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उस बच्चे ने हमें देख लिया है? मुन्ना ने बहुत डिफिकल्टी के साथ अपना थूक निकलते हुए कहा। चुप रहे बेवकूफ, तुझे कुछ पता तो चलता नहीं है। हमारे लिए और ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। कल को वो भाग गया तो? भले ही वो कितना ही अलर्ट क्यों ना हो, लेकिन हम किसी भी तरह उसे चकमा देकर उसका गेम बचा ही डालेंगे। लेकिन ध्यान से, हम सभी को एक होकर चलना है। खजूर की जान गले में अटकी हुई थी, लेकिन उसे इस बात का भरोसा था कि चूंकि वो 5 एक साथ हैं, इसलिए नक्श से निपटने में आसानी होगी। यही वजह है कि वो अपना गुस्सा बाहर निकाल पा रहा था। अभी मुन्ना और खजूर एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी बिस्लेरी अचानक से जोर से चिल्लाया, अरे अरे नालायक, अब तुझे क्या हो गया? बिस्लेरी के चिल्लाने से खजूर एकाएक शॉक्ड हो गया था। तुरंत ही उसने फटकारते हुए कहा, वो लड़का भाग गया। बिस्लेरी की आवाज में डर सुनाई दे रहा था। वो भाग कैसे सकता है? खजूर ने नक्श पर मूव करने का सोचा ही था, लेकिन बिस्लेरी की बात सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। सभी ने बिस्लेरी की नजरों का पीछा किया और एकाएक सभी की हालत टाइट हो गई थी। नक्श, जो कुछ सेकंड्स पहले हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर खड़ा था, वो अचानक से गायब हो गया था। ये अच्छा नहीं है, रिट्रीट। सबसे पहले खजूर अपने सेंसेस में लौटा और उसने तुरंत ही अपने भाइयों को वहां से निकलने के लिए कहा। अपने बड़े भाई की बात सुनकर बाकी के 4 भाई भी सेंसेस में लौटे और भरी भीड़ में अपने भाई का पीछा करते हुए एकाएक गायब हो गए। करीब 1 घंटे बाद सूरत शहर की पहाड़ी के टॉप पर ये 5 भाई पहुंच गए थे। पहाड़ की चढ़ाई के दौरान वो लोग एक बार भी नहीं रुके थे, इसलिए इस समय उनकी सांसें फूल रही थी और इसी के साथ सभी की आंखें इधर उधर घूम रही थी, जैसे मानो वो किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। भाई, क्या तुम्हें लगता है कि उस लड़के ने हमें ढूंढ लिया है? मुन्ना ने तेजी से सांस लेते हुए कहा। भाई, क्या तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो? हम लोग उस लड़के से बहुत दूर हैं, वो हमें कैसे ढूंढ सकता है? बिस्लेरी ने खजूर का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। अरे नहीं, मैं इतनी टेंशन नहीं लेता। भले ही खजूर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से सीरियस नजर आ रहा था। उन 5 भाइयों में से खजूर सबसे पावरफुल था। हालांकि वो अकेला नक्श से मुकाबला तो नहीं कर सकता था, लेकिन अगर मुकाबला हुआ तो नक्श को कड़ी टक्कर दे सकता था। पीछे से 4 भाइयों का साथ और मिल गया तो फिर उनकी ताकत तांडव ला सकती थी। ऐसे में खजूर को चिंता करने की क्या जरूरत है? 1 घंटे पहले जब खजूर को पता चला कि नक्श गायब हो गया है, तब अचानक से उसने एक प्रेशर महसूस किया जो बहुत दूर से उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। भाई, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप इतना क्यों सोच रहे हैं? वैसे वो आदमी बहुत ही निडर है और लड़ाई करने में भी बहुत होशियार है। चौथा भाई, जो पेड़ का सहारा लेते हुए खड़ा था, उसने अचानक से कहा, मुझे लगता है कि हमें मालिक के पास लौट जाना चाहिए और पूरी सिचुएशन उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करनी चाहिए। रास्ते में हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा अगला मूव क्या होगा। भले ही खजूर अपने आप को काम और स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो प्रेशर उसे अभी भी फील हो रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। यही वजह है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था। खजूर की बात सुनकर बाकी चारों ने भी अपने सर हिलाए और वहां से जाने के लिए रवाना हो गए। अभी वो लोग कुछ 10 से 15 कदम ही आगे बढ़े थे कि तभी अचानक से एक कठोर आवाज सुनाई दी। कहां जा रहे हो? क्या मैंने कहा कि मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा? उस आवाज ने पूरी पहाड़ी को हिला के रख दिया था। ना सिर्फ वो आवाज कठोर थी, बल्कि इमोशनलेस भी थी। और उस आवाज को सुनकर उन 5 भाइयों की आत्मा पूरी तरह से हिल चुकी थी। उनके कदम एकाएक रुक गए। एकाएक सभी के शरीर कांपने लगे थे। ऐसा लगा जैसे मानो उन सभी ने अपनी आंखों के सामने नाचती हुई मौत देख ली हो। क्योंकि अब मैं आ गया हूं तो बेहतर यही होगा कि तुम लोग भी यहीं रुको। कुछ सेकंड्स बाद फिर से एक आवाज सुनाई दी। खजूर और बाकी भाइयों ने तुरंत ही रिएक्ट किया। उनकी आंखें चारों तरफ घूम रही थी और आने वाले खतरे को देखने की कोशिश कर रही थी। मैं सोच रहा हूं कि हम भाइयों के साथ मजाक करने यहाँ कौन आया है? भले ही खजूर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, लेकिन उसकी आंखें टेंस्ड अंदाज में अभी भी इधर से उधर ही घूम रही थी। मैं कौन हूँ? क्या तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? अरे तुम लोग आज मुझे ढूंढते हुए आए थे ना, तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? नक्श की आवाज फिर से सुनाई दी।
तभी अचानक से एक बड़ा सा पेड़ हिलने लगा। ये खजूर की चाल थी। वो नक्श को डराना चाहता था। जिस पेड़ को हिलाने में 2 से 3 लोगों की ताकत लगती है, वहां खजूर ने सिर्फ अपनी ताकत का नमूना पेश करते हुए उस पेड़ को हिला डाला था। सिर्फ हिलाया ही नहीं, एकाएक कुछ ही सेकंड्स में वो पेड़ धड़ाम से नीचे आ गया था। धूल का गुबार आसमान में छाने लगा था। तुम्हारी ताकत वाकई में लाजवाब है, लेकिन तुम एक अच्छे मास्टर को फॉलो नहीं करते हो। अचानक से उन 5 भाइयों के पीछे से नक्श की आवाज सुनाई दी। वो 5 भाई जो एक साथ लाइन में खड़े थे, उन्होंने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, जैसे मानो उन्हें किसी पागल कुत्ते ने काट लिया हो। अपनी आंखों के सामने वो नक्श को देख रहे थे, जो अचानक से वहां आ गया था। एकाएक उन सभी के माथे पर पसीना आने लगा था। मुझे बताओ, कौन हो तुम लोग? क्या तुम्हें अपूर्व धारीवाल उस बेवकूफ ने भेजा है, या फिर तुम लोग मौत के सौदागर का हिस्सा हो? अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके नक्श ने अपनी छाती से चिपकाया और भीनी मुस्कान के साथ उन लोगों की ओर देखते हुए बोला। खजूर और उसके बाकी 4 भाइयों ने बहुत डिफिकल्टी के साथ अपना थूक गले से नीचे उतारा। आज तक उन्होंने किसी को भी अपूर्व धारीवाल को ऐसा कुछ बोलते हुए ना तो कभी देखा था और ना ही कभी सुना था। क्या धारीवाल परिवार इतना बेवकूफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि धारीवाल परिवार तो सबका बाप है, और जो कोई भी उनसे पंगा लेता है या उनकी बेइज्जती करता है, वो परिवार उसे मौत के घाट उतार देता है। एक मिनट, धारीवाल परिवार तो बेवकूफ नहीं है, लेकिन हाँ, अपूर्व धारीवाल जरूर बेवकूफ है। लेकिन उसके आदमी ये बात कभी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तुम्हारे एक्सप्रेशंस देखकर मुझे सब समझ आ गया है। वो अपूर्व धारीवाल वाकई में पागल हो गया है। उसकी हिम्मत तो देखो, मुझे मारने के लिए 2 कौड़ी के खजूर भेज रहा है। नक्श ने उन 5 भाइयों का मजाक बनाते हुए कहा। हालांकि जैसे ही नक्श के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही उन 5 भाइयों में से सबसे बड़े भाई के चेहरे के होश उड़ गए थे। उसे लगा कि नक्श उसका नाम भी जानता है, लेकिन नहीं, नक्श को उनमें से किसी का भी नाम पता नहीं था। नक्श ने तो बस यूं ही बातों बातों में मजाकिया अंदाज में उन्हें खजूर से कंपेयर किया। उसे भी नहीं पता कि उनमें से किसी का नाम असली में खजूर होगा। हालांकि खजूर ने अपने नाम का टॉपिक बाहर नहीं निकाला। उसके हिसाब से अभी और भी कई सारी बातें हैं जो उसे नक्श के साथ सेटल करनी है। आखिर खजूर और उसके भाई नक्श के साथ क्या करेंगे? क्या खजूर नक्श पर भारी पड़ सकता है, या फिर अब नक्श के लिए इस खजूर की फौज को हराना कोई बड़ी बात नहीं है? क्या नक्श मौत के सौदागर के उन एलीट से बच पाएगा? गुड ग्रुप्स क्या फैसला लेंगे? क्या नक्श को उठाया जाएगा, या फिर अनिका, या फिर नक्श के पेरेंट्स? क्या होगा जब जेम्स को शार्दुल की असलियत पता चलेगी? क्या शार्दुल कोई गेम खेल रहा है? क्या जोनाथन पोरवाल को खतरा महसूस हो गया है? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, ओनली ऑन पॉकेट FM।